वीडियोस बोल निकाल निकाल कर खंगाले जा रहे हैं, जिनमें ये कभी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते दिखाई देते हैं, कभी किसान आंदोलन में शामिल दिखाई देते हैं, कभी मजदूरों के हक की बात करते हुए दिखाई देते हैं, कभी पहलवानों का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें शामिल दिखाई देते हैं। तो बीजेपी साबित ये करना चाहती है कि दरअसल ये लोग तो विपक्ष या कांग्रेस के माइंडसेट वाले लोग हैं और इसीलिए इन्होंने ये हिमाकत की थी। बहरहाल दोनों पक्षों की बात आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन आपको पहले सुनना चाहिए लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को। अधीर रंजन चौधरी ने परोक्ष रूप से इस किस्म के लोगों का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी का तरीका गलत हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह सत्र शुरू होने से पहले यह कहा था कि बाहर का गुस्सा सदन के अंदर न लाएं विपक्षी लोग। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लोग देश का गुस्सा सदन के अंदर ले आए। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए, गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। तो आपने सुना अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं कि देश की जनता अपना गुस्सा अंदर ले आए, यानी पार्लियामेंट हाउस के अंदर ले आए। जाहिर है बीजेपी इस पर हमलावर होगी और आज संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जिस किस्म के दृश्य देखने को मिले, लगातार सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही थी। इस पर पहले राजनाथ सिंह खड़े हुए, रक्षा मंत्री, और उनको यह कहना पड़ा कि यह अराजकता भरा माहौल ना पैदा करें, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। और फिर उसके बाद स्पीकर को कड़े शब्दों में कहना पड़ा कि इस किस्म की हरकतें सदन के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। उन्होंने ये कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए अध्यक्ष जी। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? राजनीति इस पूरे मुद्दे पर कौन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन जो लोग सदन के अंदर कल दाखिल हुए और जिन्होंने ये हरकत की थी, ये अपराध किया था, आखिर इनकी राजनीति क्या थी? ये क्या बताता है कि आखिर इनके पीछे कौन था? कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। आरती टीकू सिंह जी, आरती जी स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं, समीर जी स्वागत आपका। और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। कल पूरा दिन पार्लियामेंट में थी, आज भी अभी पार्लियामेंट के अंदर से निकल करके बाहर आई हैं। पहले उनसे एक बार जान लेते हैं विजय लक्ष्मी, इस पूरे मामले पर दोनों तरफ के केस क्या हैं, क्या बातें कही जा रही हैं दोनों तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से तो साफ तौर पर कहा गया, लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, एक्शन भी कुछ लिए गए, कुछ लोगों का सस्पेंशन हुआ है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए, गृह मंत्री को इस पूरे जो मसले पर है वो सदन को बताना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो है वो हुआ, क्योंकि नई बिल्डिंग में ये हुआ और ये पहला सेशन है, विंटर सेशन जो नई बिल्डिंग में हो रहा है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है वो तमाम लैप्सेस को उजागर करने की कोशिश कर रहा है और गृह मंत्री को इसका जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जो आज बोला कि हम समर्थन नहीं करते इनके तरीके का, लेकिन ये देश का गुस्सा था जो सदन के अंदर आ गया, कहीं वो एक लूज बॉल तो नहीं दे रहे सत्ता पक्ष को कि भाई आप समर्थन कर रहे हैं लोगों का?
बिल्कुल, जो कांग्रेस की आधिकारिक लाइन है सौरभ, अगर आप देखें तो उससे थोड़ी हटकर अधीर रंजन चौधरी लाइन ले रहे हैं, क्योंकि बाकी कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो मांग यही कह रहे हैं कि सदन में गृह मंत्री आए, लेकिन यहाँ पर अगर आप जायज़ ठहरा देते हैं इस तरह की घटना को, ये कहकर कि बाहर का गुस्सा भीतर सदन में आ रहा है या रोष जो है युवाओं का इस तौर पर दिखने को आ रहा है, तो एक लूज बॉल है जो अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ऐसा कहना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से परोक्ष रूप में वही कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वो तो देश ने सुन ही लिया। हर्षवर्धन जी, कैसे देखेंगे आप, और खासकर अधीर रंजन चौधरी के बयान को? हम सब जानते हैं कि मतलब बोलने में कई बार वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्हीं की पार्टी के लिए उल्टी पड़ जाती हैं। क्या अपना केस खुद कमजोर कर लिया अधीर रंजन चौधरी ने, कांग्रेस पार्टी ने? नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि अब जहां हम खड़े हैं, कल दोपहर में जब इसी वक्त हम लोग कहानी कुर्सी की में थे, तब ये घटनाक्रम सामने आया और तब कई तरह के सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल था संसद की सुरक्षा को लेकर हुई चूक, जिसकी जवाबदेही भारत सरकार की है, देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह की है। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अमित शाह को आकर इस मामले पर जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। जिनकी जिनकी जवाबदेही तय हो रही है वो जवाबदेही तय करनी चाहिए। नंबर एक जो सबसे ज़रूरी है, जिसको जोर से सुना जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझनी। इतना घटनाक्रम संवेदनशील था और उस संवेदनशील घटनाक्रम पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की आईटी सेल जननायक राहुल बना रही है, तब संदेह खड़ा होता है। और उसके बाद जब कांग्रेस के सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है वो बाहर का गुस्सा सदन के अंदर आ गया है। कहां से बाहर का गुस्सा सदन के अंदर आ गया? अगर वो महिला जो 42 वर्ष की महिला है, अभी तक बेरोजगार है और कहें कि इस आंदोलन से उस आंदोलन वो टहल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसकी प्राथमिकता में कहीं नौकरी, कोई रोजगार नहीं है। और अगर इतनी उम्र तक भी उसको अपने रोजगार को लेकर जरा सा भी उद्यम करने की चिंता नहीं, सिवाय इसके कि संसद के सामने स्मोक बम फोड़ देंगे, तो आप जरा सोचिए कि ये कहां से लोगों का गुस्सा हो सकता है। जो दोनों लड़के आए, और अब तो ये ज्यादातर बात सामने आ गई नहीं कि ये सब एक दूसरे से परिचित थे, योजना बना कर आए। अब सवाल यही है कि इस योजना के पीछे कौन शामिल था। अगर ये सारे लोग प्रदर्शन कर रहे होते, हजारों लाखों लोग सड़क पर निकलते और कहते हमारी ये मुश्किलें, तो हम भी मानते ही। लेकिन सदन के भीतर जो ये हुआ, ये आतंकवादी कृत्य है। अगर इसमें कोई नेता कोई बट लगा रहा है, तो वो उस आतंकवादी हरकत को कवर दे रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह से जननायक राहुल गांधी कोशिश हुई है, वो अपने आप में दिखाता है कांग्रेस इस घटना का भी राजनीतिक लाभ ले रही है। और राहुल तो बार बार ये कहते रहे, ये कहा जाता रहा ना कि नफरत के बाजार में अकेली मोहब्बत की दुकान है, धुआं धुआं संसद हो रही है, उसके बीच में खड़े उनके आसपास भी ढेर सारे जननायक खड़े थे। तो मुझे इसी से लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं न कहीं विपक्ष का जो लंबे समय से देश को, जिसको हम कहते हैं ना कि केरोसिन फेंकने की जो कोशिश थी, अब माचिस लगाने की कोशिश है। एक बात तो बिल्कुल ठीक जो आपने कही कि भाई इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तो सरकार की है, और सरकार से अगर ये मांग की जा रही है कि आप पार्लियामेंट के सामने आकर के एक सफाई दें, बताएं कि इतनी बड़ी चूक क्यों हुई है और आगे इस पर आप क्या करने जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जायज मांग है और इसको पूरा करना चाहिए सरकार को। लेकिन दूसरी ओर आरती ये भी लगता है कि कहीं विपक्ष के मन में एक दुविधा भी होगी। भाई चूक हुई, आप सरकार को घेरेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन जिस किस्म के नारे ये लोग लगा रहे थे, बेरोजगारी की बात करना, ये तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम, हम जब कुछ कहते हैं तो हमको जेल में डाल देते हैं, अराजक, इस किस्म की बातें, तो ये तो वही बातें ना जो विपक्ष कहता है। तो आप दिल तो होगा कि हाँ इनकी बातों का समर्थन करें, और अधीर रंजन चौधरी जो है वो रोक नहीं पाए अपने आप को, कह दिया कि भाई ये देश का गुस्सा है। लेकिन जैसे ही आप इन लोगों के पक्ष में जरा भी खड़ा होंगे, तो फिर आपको देश ये भी पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं कि संसद के अंदर भी इस किस्म की हरकतें हों और उनको आप जायज ठहराएंगे। देखिए, मुझे लगता है ये जो घटना कल हुई है, इसको तो मैं आतंकी अटैक ही कहूँगी, क्योंकि आतंक फैलाया इन लोगों ने सदन के बीच में, संसद के बीच में, और संसद से बाहर भी उन्होंने जिस तरह के दृश्य हमने देखे, तो ये आतंक से कम तो नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगी, इसमें दोनों, मुझे लगता है विपक्ष भी और बीजेपी जो है, सरकार जो है, वो भी दोनों कॉर्नर हो जाते हैं दो अलग अलग मुद्दों पे। एक तो ये कि सरकार बिल्कुल आंसरेबल है ये बताने में कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो क्यों हुआ, और क्या कर रही थी उस वक्त जो संसद की जो सिक्योरिटी थी वो क्या कर रही थी। दूसरी बात, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत के संसद के खिलाफ,
संसद के मेंबर्स के खिलाफ। और वो उस दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन 22वीं एनिवर्सरी है आतंकी जो अटैक हुआ था दिसंबर 13 को 2001 में, और उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे, आतंकी भी मारे गए थे। तो उस वक्त ये जो मौका चुना है, ये एक षड्यंत्र बिल्कुल साफ है, प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी है। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कैसे नहीं पता था कि ये कुछ लोग जो है अलग अलग स्टेट्स में कंस्पायर करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगा के ये एक ऐसा हमला करने वाले हैं। दूसरी बात, इसमें जो विपक्ष की तरफ से जो आपने बोला कि विपक्ष भी कॉर्नर हो जाता है, क्योंकि नारे जिस तरह के इन्होंने लगाए, जो इनका एजेंडा है और जो जिस तरह के इनके प्रोफाइल्स है, वो बिल्कुल साफ कर देता है कि ये विपक्ष की लाइन ले रहे हैं। तो दोनों, मुझे लगता है कि दोनों, विपक्ष भी और सरकार को भी, दोनों को मिलके समझना चाहिए कि क्या ये जिस तरह से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या ये इसमें कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, क्या इसमें इंटरनेशनल एजेंट्स है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमने देखा इंटरनेशनल लिंक जो था सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे हमने देखा, हमने फार्म प्रोटेस्ट के टाइम इंटरनेशनल लिंक्स देखे। हमें ये भी मालूम है कि जॉर्ज सोरोस लगातार कह रहे हैं कि वो मोदी को दोबारा से जीतने नहीं देंगे 2024 में। आपको लगता है ये 5-6 इंडिविजुअल्स इन्होंने अपने आप किया हो, ये जरूरी नहीं है, इनके पीछे कोई हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह के जो चैट मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आए हैं कि एक जो अटैकर है वो अपनी जो वीडियो है शेयर करता है किसी आदमी के साथ और कहता है कि ये वीडियो संभाल के रखिएगा और इसकी जो फुटेज आई है मीडिया में वो भी देखिए। तो ये तो बहुत प्री प्लान षड्यंत्र लग रहा है। इसमें ये पता करना ज़रूरी है कि क्या ये भारत के खिलाफ कोई साजिश है, और मुझे लगता है दोनों विपक्ष और सरकार को मिलके इसमें काम करना चाहिए। दो बातें हैं समीर जी, एक तो जिम्मेदारी किसकी इस चूक की। स्पीकर कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, ये जो कुछ संसद में होता है ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरे अंडर आती है, इसमें सरकार को मत लाइए। सरकार अलग है, पार्लियामेंट अलग है। क्या पहले तो आप क्या इस आर्गुमेंट को ठीक आप समझते हैं? निश्चित रूप से देखिए सौरभ जी, कल जब यह घटना घटी थी उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के अंदर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था आप सब सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और मेरी जिम्मेदारी है। हम सब ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो और सारे सांसदों को सुरक्षा मिले। और चूक कहाँ हुई है इसकी जांच हो रही है और उसका परिणाम भी जो भी होगा सामने निश्चित रूप से आएगा। मुझे लग रहा है कि कल लोकसभा स्पीकर के बयान के बाद और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद ये बिल्कुल साफ है कि सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। और जब सरकार ये मांग नाजायज है कि सरकार की तरफ से गृह मंत्री आए और बताएं क्या हुआ था? मुझे लगता है बिल्कुल नाजायज मांगे। देखिए, लोकसभा सचिवालय का काम है, लोकसभा की सुरक्षा तो लोकसभा सचिवालय के अंदर आती है, इसकी जिम्मेदारी तो लोकसभा स्पीकर के पास है। और लोकसभा स्पीकर जब कल भी कह चुके हैं, आज भी कह चुकी है, और सरकार की तरफ से अगर बयान है तो रक्षा मंत्री ने आज जब बयान दे दिया इस मामले को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस मामले में सिर्फ राजनीति करना चाहता है। और अधीर रंजन चौधरी का बयान देखिए, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बाहर का गुस्सा अंदर नहीं लाना, देश की जनता का गुस्सा अंदर आ रहा है, ये सीधा सीधा बताता है कि कांग्रेस, जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लोकसभा में नेता है, ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के साथ है और कहीं ना कहीं वो इसे जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों की नाराजगी इसलिए घटना घटी है। मुझे लग रहा है कांग्रेस को कड़े शब्दों में अपने लोकसभा के जो नेता है उनके बयानों से आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। ये बताता है कि कितनी बड़ी घटना जो घटी है, जिन आरोपियों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच कर रही है, कड़ी जोड़ रही कि कहीं किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है, क्या कोई संसद पर आगे जाकर कोई अटैक करने की पूर्वाभास या उसकी कोई प्लानिंग तो नहीं थी। जब ये सब जांच हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसे समय कांग्रेस को संसद के अंदर संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, सारे सांसदों के साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस अलग लाइन लेकर बताना चाहती है कि वो उन लोगों का साथ देने की कोशिश कर रही है जो इस तरीके से लोकसभा के अंदर अराजकता और लोकसभा के बाहर जो अराजक। लेकिन जैसा विजय लक्ष्मी ने बताया हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है वो कुछ और है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप बताइए प्रताप सिन्हा के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, जिनके जरिए ये विजिटर पास बनवा करके आए थे। वो पूछ रहे हैं कि चूक हुई है, आप कब इस पर जवाब देंगे। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ये देश का गुस्सा था जो ये लोग बयां कर रहे थे। दोनों बातों में फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं, कतई कोई फर्क नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है। सुप्रिया श्रीनेत ने कल 3 बजकर कुछ मिनट पर
जो राहुल गांधी का वो ट्वीट किया है, वो ट्वीट कोई ऐसा नहीं है, वो सामान्य जिसमें वो पोस्ट खड़े होती हैं है, अंदर दिखाया जिसमें जा रहा है वो कि डरो- खड़े हैं और डरो लिखा है मत। डरो मत, हाँ। डोले शोले बना दिए, फिर हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, आग निकलती दिखा दी। अब उसके बाद आपको लगता है ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। और अधीर रंजन चौधरी कोई मतलब मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कोई प्रवक्ता भी नहीं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता हैं, सदन के नेता हैं। और जब सदन का नेता बोलता है तो वही पार्टी लाइन होती। पार्टी लाइन कोई सुरजेवाला या जयराम रमेश या कोई और नहीं तय करेगा, पार्टी लाइन सदन का नेता तय करा, और वो सदन के भीतर तय बोल रहे हैं जहां की सैंक्टिटी सबसे ज्यादा होती, उससे ऊपर थोड़ी ना कोई हो सकता। आप कहें कि हमने सदन में जो बोला था वो हमारी पार्टी लाइन नहीं है, अभी हम विजय चौक पे खड़े होकर कुछ और बोलेंगे। मुझे लगता है ये दोनों का फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी दरअसल इसी मना स्थिति में जी रही है। और आप अगर ध्यान से देखिए तो पिछले कुछ समय में जब किसान आंदोलन हुआ, राहुल गांधी के पुराने बयान आते थे कि आप वही किसान कानून चाहते थे, शिरोमणि अकाली दल के वही बयान आते थे कि आप वही कानून चाहते थे, शरद पवार की 2013 की चिट्ठी वही थी राज्यों की कि यही कानून। लेकिन इन लोगों ने देश में ऐसा माहौल बनाया कि लगे कि किसानों का पूरा हक छीन लिया जा रहा है। जब नागरिकता कानून की बात है, दुनिया में सबसे उदार नागरिक कानून वाला देश अगर कोई है तो वो भारतवर्ष है, लेकिन खड़ा कर दिया गया कि अरे नाना ये तो देश के मुसलमानों को निकाल, विशुद्ध झूठ था, लेकिन उस झूठ को फैलाया गया। और अब आप अगर देखें तो राहुल गांधी की जितनी विदेश यात्राएं रही हैं उसमें उन्होंने क्या क्या सवाल खड़े किए, उन सारे सवालों के साथ आप अगर जोड़कर देखें तो कांग्रेस पार्टी की लगभग यही ऑफिशियल लाइन हमेशा रही है। बीच नहीं, बीच ठीक में है, पॉलिटिकल लाइन लेनी पड़ती है। ये हो सकता है उनके मुद्दे और इन उपद्रवियों के नारे ये एक से सुनाई देते हैं, नहीं, लेकिन अब इसके लिए उनको तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते नहीं ना नहीं, उनको कांग्रेस पार्टी। जिम्मेदार तो एजेंसी तय करेंगी कौन है, लेकिन हम लोग यहां जब विश्लेषण कर रहे हैं तो जो कुछ सामने दिख रहा है, मैंने पहली लाइन कही कि जिम्मेदारी एक शख्स की है तो उसका नाम है अमित शाह, देश का गृह मंत्री। अमित शाह को आना चाहिए और संसद में जवाब देना चाहिए, इसमें कहीं कोई इफ्बट है ही नहीं। ठीक है। लेकिन इसके आगे जब आप कहते हैं तो वो महिला जो बाहर स्मोक बम फोड़ रही थी, वो महिला किस तरह के कार्यक्रमों आंदोलनों में रही है, और जब बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो बेरोजगारी इशू हो सकता है, लेकिन आज के समय में जब दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम स्टार्टअप का वो भारत में हो, जब हम इस समय संयोगवश इसे कह लें लेकिन 6 साल की सबसे कम बेरोजगारी दर पर हो, जब हमारी महंगाई दर दुनिया के मामले में नियंत्रित हो, जब हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, ऐसे में ये कहना ये तो देश के तंत्र को खराब करने की कोशिश है, अराजकता फैलाने की कोशिश है। और देखिए हर संसद सत्र के पहले कुछ न कुछ होता था जिस पर विपक्ष हंगामा करता था, इस बार कुछ नहीं हुआ तो ये हो रहा है। ये सारे जिसको हम कहते हैं ना कि फैक्ट्स हैं। अब इसमें कौन किससे जुड़ता है, किसका एनजीओ शामिल है, उसने किस एनजीओ को भेजा, गुरुग्राम में उस कमरे में रुके तो क्या क्या साजिशें रची गई, और कौन कौन इसमें शामिल है। और निश्चित तौर पर प्रताप सिम्हा एक सांसद हैं, उनसे जवाबदेही तय करेंगे, वो लोकसभा अध्यक्ष पूछ चुके हैं। लेकिन अगर ये रोका गया कि आप किसी सांसद को विजिटर नहीं बना सकते, कोई सांसद विजिटर नहीं बना सकता, पूरी लोकसभा के उस क्षेत्र को लोग चाहते हैं कि हमको इस पवित्र मंदिर में जाने का अवसर मिले, तो आप सवाल वो सवाल तो बहुत जायज नहीं दिखता है ना, ऐसे ही नहीं किसी को भी आप दे देंगे ना अपने पास। जिस व्यक्ति को, जो डी नागराजन है, नहीं क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूं मैं, जो मैसूरू वाला है जी, जिसके पिता से मनोरंजन जिसके पिता से परिचय था, वो कह रहे हैं कि लंबे समय से वो चक्कर लगा रहा था और इनके परिवारों को भी नहीं पता कि ये क्या करने चले गए थे, कैसे चले गए थे। मैं इस पे सवाल नहीं खड़ा, प्रताप सिम्हा से पूछताछ कीजिए, लेकिन किसी सांसद के विजिटर पास पर हम लोग जानते हैं कि कई बार किसी को देखना है तो हम किसी सांसद से निवेदन करते हैं कि भैया इनको जरा दिखवा दीजिए, तो उनका आधार मांगते हैं, उनका चेक कराते हैं और वो लोकसभा को दे दिया जाता है। 2 दिन बाद उनका पास बन के आ जाता है, उसके बाद 4 लेयर की सिक्योरिटी है। अब सवाल ये कि कोई कूद जा रहा है, ये उसकी मनोदशा, लेकिन अगर कोई इस तरह से स्मोक बम लेके चला जा रहा है तो ये संसद पर बड़ा सवाल है, सिक्योरिटी पर सवाल है, गृह मंत्रालय पर सवाल है। हाँ सौरभ, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने ये सही कहा कि ये पास वाला इशू जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं और आप जाते हैं अपने विधायक के पास जाते हैं या सांसद के पास जाते हैं और पास के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और दे भी देते हैं। लेकिन इसमें आज जो ये घटना घटी है, सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंसर्न जो हमारे लोगों के लिए है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारे युवा जो है वो आतंक की तरफ कैसे जा रहे हैं और ये उन्होंने कैसे समझ लिया कि ये सही रास्ता है।
ये बहुत ही मुझे लगता है कि वरीसम ये लोग साइन तो अपने है। आप को भगत सिंह समझ रहे थे ना आरती जी। नहीं, ये भगत सिंह भगत कहाँ सिंह है? की तरह हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, भगत सिंह तो- उन्होंने नॉइज बम फोड़ा था, इन्होंने स्मोक बम फोड़ दिया। नहीं, भगत सिंह तो जो जब अंग्रेज थे, हम लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, देश के लोगों ने इस सांसद को चुना है, देश के लोगों ने जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं जिन पे इन्होंने हमला करने की कोशिश की, वो चुन के आए हैं। तो ये कैसे मान सकते हैं अपने आप को भगत सिंह? ये तो आतंकी है। तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये है आज कि अगर ये कुछ चंद युवा जो है इस आतंक की तरफ जा रहे हैं, तो इस और उनकी फैमिलीज को मालूम नहीं, उनके सोसाइटी को मालूम नहीं, उनके दोस्तों को मालूम ये नहीं। तो ठीक, लेकिन ये जो बात कही अभी हर्षवर्धन जी ने भी ये बात कही अभी कि भाई देश के अंदर जो माहौल बनाया, जिस किस्म का विपक्ष की तरफ से जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और देश की सरकार के खिलाफ, उससे प्रेरित ये कहीं ना कहीं बिल्कुल, थे। मैं वही पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि जिस तरह से विपक्ष ने पिछले 10 साल में एक बहुत ही, मैं कहूँगी, तुष्टीकरण की जो राजनीति की है, सेपरेटिज्म को, इनफैक्ट एक 2-4 बार तो शशि थरूर जो सांसद है, उन्होंने भी कश्मीर के जहाद और कश्मीरी सेपरेटिज्म के नारे लग रहे थे, वहाँ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे और कुछ कहा नहीं। इस तरह की जो इन्होंने सेपरेटिज्म को, सॉफ्ट सेपरेटिज्म को शय दी है, जिस तरह से खालिस्तान पे चुप बैठते हैं या खालिस्तानियों की भी पैरवी करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि पिछले 10 साल से आप लोग बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, वो अपने मुद्दे उठाकर देश में एक अपने लिए हवा बनाने की कोशिश करता है। अब उससे अगर इन्फ्लुएंस होकर कोई आदमी कोई अपराध कर बैठे, नहीं सौरभ जी, उसको जिम्मेदार ठहराएंगे? एक पॉइंट कि कहीं आपको रेड लाइन ड्रॉ करनी होती है। राजनीति में भी सेडिशन जो है नो है, वो क्राइम है। हमें सेडिशन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कह रही हूँ कि जिस तरह की ये राजनीति करते हैं, वो सेडिशन हो, जिस तरह के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कहीं तो आप रेड लाइन ड्रॉ करेंगे ना। आप सांसद है, आपको इस देश ने चुना है, इस देश का एक कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो रेड लाइन आप बराबर लगातार क्रॉस कर रहे हैं। उसकी वजह से ये बच्चे आतंकी बन रहे हैं। विजय लक्ष्मी, मुझे लगता है ऑपोजिशन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का उठाती आई है, और यहाँ पर मुझे लगता है कंफ्यूजन जरूर कहीं पर दिख रही है, क्योंकि एक तरफ तो रोजगार का मुद्दा वो सोच रहे हैं कि इससे हम गवर्नमेंट पे अटैक करेंगे, किस तरह से बाहर भी रोष है और अंदर भी रोष आ गया, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी लैब्स का इशू उठा करके हम अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री हैं, उनको टारगेट करें, जवाबदेही जो है वो सरकार की। तो मुझे लगता है दो निशाने साधने की बजाय कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अगर एक जगह पर वो टारगेट रखते, फोकस रखते, तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाते, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यही रही होगी कि इन दो बिंदुओं पर हम सरकार को घेरें और अपनी बात सशक्त तरीके से रखें। इन तमाम लोगों के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी आ चुके हैं, उससे आपको और अंदाजा लगेगा कि ये लोग किस सोच के थे, इनकी मानसिकता क्या थी। ये सभी जितने भी उपद्रवी थे, किस किस्म के प्रोटेस्ट में ये लोग जाते थे, किस किस्म के नारे ये लोग लगाते थे, और फिर ये बात हम लोग कर पाएंगे क्या ये वही बातें इस आपराधिक कृत्य के जरिए कहना चाह रहे थे जो विपक्ष जो है अपनी राजनीति में कहता है, और क्या इन दोनों को जोड़ना ये उचित होगा। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।